हेलो एंड हाय। आज के सेशन में हम लोग एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। काफ़ी आसान चैप्टर है, फिजिक्स में से है, फ्रॉम क्लास 9th। और बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट का एक होल्ड आ गया इस लेसन में, तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही कम फॉर्मूले हैं, तो हेंस दिस लेसन इज गोइंग टू बी सुपर सिंपल फॉर यू। तो शुरुआत करते हैं विद ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लाइक यू आर लर्निंग फ्रॉम लेट्स से योर चाइल्डहुड, मतलब बचपन से तुम सुन रहे हो ग्रेविटी के बारे में, राइट? एप्पल का स्टोरी, न्यूटन का स्टोरी एंड एवरीथिंग। तो आज हम लोग उसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि फॉर्मूला कैसा है, कॉन्सेप्ट कुछ है क्या, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। तो द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर आर, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन देखेंगे, फिर हम लोग वाई अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स द एप्पल ये देखेंगे, फिर हम लोग ये भी देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास एंड वेट। तो ये सब कुछ हम लोग किस में देखेंगे इस पर्टिकुलर लेसन में। शुरुआत करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये जो चैप्टर है इट्स अबाउट ग्रेविटी। अब सबसे पहला जो है कि ग्रेविटेशन के फील्ड में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किए। अब एक ही है, एप्पल का स्टोरी तो बहुत ही फेमस है, सही है। तो अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं, द फर्स्ट साइंटिस्ट, उनका नाम है आइजैक न्यूटन। एप्पल वाला स्टोरी बहुत फेमस है, ऑब्वियसली पता होगा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और फिर ऊपर से एप्पल गिरा और फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा फाइंड आउट किया कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, एंड देन ही केम आउट विद द लेट्स से आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली, लेकिन इट्स अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास। तो दुनिया के अंदर कोई भी दो पार्टिकल है, कितने बड़े मैटर नहीं करता है, सन के इतने बड़े रहो कि एटम के इतने छोटे रहो, मतलब ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, तो वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन उनके अंदर जो अट्रैक्शन का फोर्स है किसी भी दो पार्टिकल में, मतलब पेन पेंसिल में, या फिर बुक और रबर में, या फिर तुम में और अर्थ में, या फिर अर्थ और सन में, वट एवर दिस अट्रैक्शन फोर्स इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी चीज को जो मास होता है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है टू अप्लाई द फोर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड सन, राइट? सन आपका बीच में है और अर्थ उसके अराउंड सपोलेट से घूमती रहती है। सो अर्थ वो बिना टच करे अर्थ के ऊपर फोर्स डाल रहा है, कौन? सन। नाउ बिकॉज ऑफ दैट हम व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब टच नहीं हो रहा है ना सन और अर्थ, तो हेंस इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स अप्लाई होता है। और ये कैसा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जहां पर भी पार्टिकल है पूरी यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट बहुत ही आसानी से सीख गए, किसने डिस्कवर किया? आइजैक न्यूटन, मतलब एक्सपेरिमेंट्स इन दिस ग्रेविटेशनल लेट्स से फोर्स या फिर ग्रेविटी के अंदर। सेकंड थिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू मास, लेट्स से ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैज मास, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, पूरे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो पहला तो हो गया सर्कुलर मोशन, इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन एक्चुअली मोशन चैप्टर में से है, लेकिन उसके थोड़े डिटेल्स हैं हमको यहां पर, वो सीख लेते हैं। अब उसके नाम में है सर्कुलर मोशन। मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सर्कुलर का क्या मतलब होता है? गोल गोल घूमना। ओके, तो ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन बट इन अ सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ? गोलम गोल पाथ, एकदम गोलम गोल पाथ अगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। In circular motion, acceleration and velocity keeps on changing constantly due to change in direction. Okay, तो circular motion में कैसा रहता है? Acceleration and velocity हमेशा change होती रहती है due to change in direction. There is no change in magnitude. ये देख लेते हैं। देखो कैसा होता है ना, जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट लेट्स से वेलोसिटी, मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये हो गया आपका सर्कल। अब प्रॉब्लम कैसा है, अगर हम लोग यहां पर पार्टिकल घूम रहा है यहां पर एक आधा, सो यहां पर है, तो यहां से उसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस वन। यहां से उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला। और यहां से उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर। और इधर जब आता है तो इधर, मतलब इट विल सी इन सम अदर डायरेक्शन। मतलब हर बार
एट एवरी पॉइंट, ओके, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन कैसा है? डिफरेंट। एट एवरी पॉइंट कैसा है? डायरेक्शन बहुत ही अलग अलग है, डायरेक्शन डिफरेंट। ओके, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो कैसा रहता है ना, अगर आपको वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? और वेक्टर क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, सही है, इसलिए उसको वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, दोनों चीजें रहती हैं। अब एक तो अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी, देन चेंज मैग्नीट्यूड और चेंज डायरेक्शन और चेंज बोथ। ओके, देखो वेलोसिटी अगर आपको चेंज करनी है तो एक तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, तो दोनों चेंज करो। नाउ इन सर्कुलर मोशन इज योर डायरेक्शन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम? हर एक जगह पे डायरेक्शन अलग है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजेस, क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो फिर क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा, राइट? एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंजेस एज वेलोसिटी चेंजिंग, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो चेंज, वेरी सिंपल। Okay. Now, the force that causes this acceleration and velocity is due to a force that acts towards the center. It is called a centripetal force. एक इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, मान लो ये एक बच्चा है, ये बॉल लेट से एक स्टोन को थ्रेड से लगा के, दिस इज द स्टोन, और उसको घुमा रहा है गोल गोल, दिस वन, उसको गोल गोल घुमा रहा है, दिस इज योर स्टोन। अब मान लो ये रुक गया, गोल गोल घुमा रहा था और एकदम से रुक गया, तो रुकने के बाद बॉल कैसा जाएगा? मतलब वो जो आपका पत्थर है, स्टोन है, वो स्टोन कैसा जाएगा? ऐसा गोल गोल थक थक के ऐसा गोल जाएगा, राइट? और नीचे अंदर तक गिरेगा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो स्टोन है उसको एक ऐसा फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है फिलहाल गोल घुमाते वक्त, कि जो उसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। कैसा फोर्स है वहां पर? ऐसा फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उस स्टोन के ऊपर, कि जो क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग काइंड ऑफ फोर्स है। सीकिंग मतलब क्या? ढूंढने वाला। तो सेंटर सीकिंग फोर्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो काफी आसान है। देखो, सर्कुलर मोशन मतलब क्या है कि सेंटर सीकिंग लेट से फोर्स है, एंड लेट से आपका सेंटर तक वो आपका स्टोन जाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपका वो क्या होगा? वो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा। नाउ सर्कुलर मोशन, उसकी डेफिनेशन देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंटर सीकिंग, अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ है और वो एक मूविंग सर्कुलर, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज सर्कुलर पाथ में उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, with let's say is directed towards the center around which the body is moving is called centripetal force. तो centripetal force मतलब क्या है? Towards the center वाला force. In the absence of this force, the stone flies off a straight line. The straight line will be the tangent to the circular path. देखो, मान लो ये आपका जो ये पत्थर है वो ऐसा घूम रहा है, गोल 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 गोल, और एकदम से ये थ्रेड को बीच में से कट कर दिए, थ्रेड को बीच में से कट कर दिए, तो आपका स्टोन कैसे ट्रैवल करेगा? स्टोन आपका गोल इधर तक आएगा और एकदम से वहां से कट कर दिए, तो वो स्टोन कैसा चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। अब ये क्या रहता है? मान लो आपके पास सर्कल है और ये ऐसा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? टैंजेंट टू द सर्कल, राइट? क्या बोलते हैं? टैंजेंट टू द सर्कल, मतलब आपके सर्कल को टच करने वाली लाइन। नाउ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कट करने के बाद आपका जो वो स्टोन है, पत्थर है, सीधा चला गया पत्थर। तो दैट मीन्स अगर हम लोग कट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, उसका वो पाथ निकल जाता है, तो वो कैसा पाथ पकड़ता है? देन वहां से टैंजेंशियल। ओके, तो टैंजेंट टू द सर्कुलर पाथ वो एक पकड़ेगा। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं अभी। इन केस ऑफ अर्थ एंड मून, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल दे रहे हैं। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ जो मोशन है मून का आपका, आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के अट्रैक्शन से होता है। एंड इफ देयर वेर नो सच फोर्स, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ये फोर्स नहीं होता, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं,
तो वो जो आपका मून है वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में लेट से ट्रैवल नहीं करता, तो मून वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधा सीधा चला जाता, लाइक स्ट्रेट पाथ टैंजेंट की जैसे। तो दैट मीन्स ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एग्जिस्ट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वाई अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स एप्पल। ओके, तो हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए। सर्कुलर मोशन के बारे में क्या सीखा हमने? एक तो सेंटर सीकिंग फोर्स है, राइट, सेंटर की तरफ सीकिंग फोर्स है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि अगर ये फोर्स नहीं है तो टैंजेंट पाथ में वो चला जाएगा। कैसा जाएगा? फोर्स अगर एब्सेंट है तो टैंजेंट पाथ में चला जाएगा सर्कल को। एंड द थर्ड थिंग इज सर्कुलर मोशन के बारे में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब कौन से केसेस में? तो अर्थ एंड मून के केस में, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्सेस डिवाइडेड लेट्स से प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, एंड अगर ये फोर्स नहीं होता तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हो, वही टैंजेंट वाला पॉइंट। व्हाई अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स एप्पल? देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम लोग अभी डील करने वाले हैं। हमने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने मतलब या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने क्या बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट दुनिया के अंदर, एनी टू ऑब्जेक्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर पूरे यूनिवर्स के अंदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने क्या बोला? वी आर टॉकिंग अबाउट द टू थिंग्स, एंड व्हाट आर दोज आर बेसिकली एक एप्पल, हम लोग एप्पल की बात कर रहे हैं, एज कंपेयर टू हूं? एज कंपेयर टू लेट्स से द अर्थ। हमको ये जानना है कि अर्थ को क्यों खींचता नहीं है एप्पल, क्योंकि हमने तो बोला कि दो पार्टिकल्स में इक्वल क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो फिर लेट्स से अर्थ एप्पल की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं होती? एप्पल क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है? तो फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ। क्या करते हैं? सॉरी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। Action and reaction force are equal, and the apple does attract the earth. तो एप्पल तो पक्का अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, सेकंड के हिसाब से कैसा बोला है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन है 1 बाय मास। मतलब मास और एक्सेलरेशन में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। Now, because of that, the mass of apple is negligible compared to that of earth. ये बराबर है क्या? देखो, मास ऑफ आपका जो ये है एप्पल का है, वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। नाउ इन सच सर्टन सिचुएशन एक्सेलरेशन फिर किधर ज्यादा होगा? अर्थ की तरफ, एप्पल की तरफ नहीं, राइट? अर्थ की तरफ ज्यादा होगा एक्सेलरेशन, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है वो। जितना आपका मास बढ़ेगा उतना आपका क्या ये होगा? कम होगा the acceleration. So in such cases, let's say mass of आपका जो ये है एप्पल है, it is much less than mass of earth, and that is the reason. So we do not see the earth moving towards the apple. Same is true that why the earth does not move towards the sun. Same true है कि why earth moon की तरफ attract नहीं होती, क्यों? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द मास ऑफ द एप्पल इज निग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। ऑलमोस्ट तुम निग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट, अगर हमको बताना है कि हम लोग व्हाई अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स द एप्पल, एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं होता, तो पहले क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ के हिसाब से होता है, राइट? मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सपोज लेट्स से एक अप्लाई होता है। सेकेंड थिंग हमने क्या सुना? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कि एक्सेलरेशन एंड जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका मास ज्यादा तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा एंड वाइस वर्सा। नाउ फॉर दैट हम लोग किसको इग्नोर करेंगे या फिर बहुत ही कम है जिसका अमाउंट, वो है एप्पल का। एंड वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। सेम इज ट्रू फॉर अर्थ नॉट मूविंग टुवर्ड्स द मून। चलिए, अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? देखो, ये सबसे इजी लॉ है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज ओके। हर एक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद विच फोर्स, या फिर किस टाइप का फोर्स है? तो विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको समझ के लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। नाउ
प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे पहला रिलेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. प्रोडक्ट ऑफ द मासेस कितना है? m1 m2. And what is the value of inverse, let's say f, if it is inversely proportional? अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या बोल रहे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो ये हमारा रिलेशन है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. ओके, तो ये न्यूटन का लॉ है, जैसे कि वैसे हमने ट्रांसलेट किया, सिर्फ मतलब स्टेटमेंट पढ़ के फॉर्मूले में ट्रांसलेट किया हमने. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेरिवेशन कैसे करेंगे? द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. कंसिडर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस d बिटवीन देम. ओके, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का m1 है, एक का m2 है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? d है. सो इन सच केसेस ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालना है तो दैट इज कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. ओके, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला. सो बहुत ही सिंपल था, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कंप्लीट डेरिवेशन कैसा है. द कंप्लीट डेरिवेशन लुक्स लाइक दिस. m1 m2 एक साथ, और फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. दोनों को कंबाइन कर दो. ओके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इक्वल टू डालेंगे हम लोग वहां पे. अब प्रॉब्लम कैसा है कि अगर f के साथ हम लोग इक्वल टू लिखते हैं तो वहां पर ये क्या आएगा? सिंबल क्या आएगा? मतलब या फिर कांस्टेंट आप बोल सकते हो, दैट इज कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर. ओके, तो ये है फॉर्मूला आपका फोर्स का. तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर. नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेरिवेशन वो तो हमने देख लिया. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, सो हम लोग कैपिटल G के बारे में देख रहे हैं. यूनिट क्या हो सकता है? अब उसका यूनिट कैसे निकालना? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G बोलते हैं. देखो, सबसे पहला तुमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू हमारे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो दैट इज G इंटू m1 m2 बाय d स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे? G का यूनिट चाहिए. ओके, सो G इज इक्वल टू f इंटू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. ओके, यूनिट डालो. फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन. डिस्टेंस मतलब किस में मेजर करते हैं? मीटर में. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर. एंड m1 m2 किस पे आएंगे? m1 का कैसा है ना, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग देम, मास रहता है वो, सो दैट इज kg इंटू kg. ओके, सो दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दैट इज योर रिलेशन. ओके, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है? सबसे पहला सबसे पहला आपको क्या करना है? G का अगर आपको यूनिट निकालना है पहले फॉर्मूला लिखो, कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर. अब आपको G का यूनिट चाहिए, सो G वुड बी f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. नाउ यूनिट लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg इंटू kg, विच विल गिव यू kg स्क्वायर. ऊपर साइड और लेट से नीचे का साइड तो हो गया क्लियर. ऊपर के साइड का क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ G, मतलब यूनिट एज सच. तो हमारे पास यूनिट तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, चलिए, तो हमारा यूनिट भी हो गया. सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के बारे में थोड़ा जानते हैं. द वैल्यू ऑफ G वाज फाउंड, लेट्स से फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश. ओके, तो हेनरी को मिला वो इन 1731 टू 1810 बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस. अब काफ़ी पुराना है तो हम लोग उसके डिटेल नहीं देखेंगे, बट इतना तो ध्यान में रखो कि लेट्स से जो G का वैल्यू है वो किसने निकाला? हेनरी कैवेंडिश, एंड यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस. द एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी है कैपिटल G की? 6.673 इंटू 10 टू द पावर
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, तो द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻11. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फायदा क्या है, लाइक व्हाट इज द यूज. तो इस लॉ के जरिए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग अर्थ को क्यों चिपके हुए हैं. अब अर्थ के ऊपर हम लोग उड़ते कैसे, हवा में नहीं, राइट. हम लोग अर्थ को चिपक के रहते हैं. तो क्वेश्चन वही है कि हमको अर्थ से चिपका के रखने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है. तो दैट इज ग्रेविटी. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अगेन सेम थिंग. द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ओके, ये भी सही है, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो ग्रेविटेशन के जरिए. एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. टाइड्स के बारे में, टाइड्स का भी वैसा ही है कि मून एंड सन से टाइड्स होती हैं. और टाइड सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, मून की रहती है. हो गया, यही इंपॉर्टेंस है. मतलब ये चीज़ें समझने में आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का काम है कि एक तो टाइड्स का आइडेंटिफिकेशन करो, या फिर मोशन ऑफ द प्लैनेट्स लेट्स से डिस्कस करो, या फिर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. ये भी एक पॉसिबिलिटी है एक्सप्लेन करना. चलिए अभी फ्री फॉल देखते हैं. नाउ व्हाट इज फ्री फॉल. Whenever object fall towards the earth under this force only, okay, we say that the objects are in free fall. Okay, whenever the objects fall towards the earth under this force alone, मतलब gravitational force alone, we say that the object is in free fall. तो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऐसा जमीन पर गिरने वाला है. अब जमीन पे गिरने के पहले whenever the objects fall towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall. तो हमारा कैसा है कि मान लो ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उसमें हमको इसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए. मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है. एंड वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, मतलब इन शॉर्ट फ्री फॉल का मतलब क्या, फुकट का गिरना. फुकट का गिरना मतलब क्या कि भाई आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो भी अकेले, और कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है. हालांकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है कि जो ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं. When the object is falling, there is no change in direction, but there is a change in magnitude. Okay, तो magnitude के अंदर जरूर चेंज आएगा, भले ही उसके इसके अंदर चेंज नहीं आया डायरेक्शन के अंदर. So that is the one. So when the object is falling, there is no change. Let's say when the object is बन ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो there is no change in direction, but there is change in magnitude of velocity. तो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा. फ्री फॉल के बारे में और जानते हैं. अब अगर उसका ये चेंज हो रहा है, सपोज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. इफ वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग. बट दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी एंड हेंस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो ये एक्सेलरेशन है लेकिन ग्रेविटी की वजह से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी एंड हैज द यूनिट m मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन कैसा है, एक ड्यू टू ग्रेविटी ये स्मॉल जी से बताया जाता है और उसका यूनिट भी है. चलिए फ्री फॉल के बारे में जानते हैं. और एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल. फ्री फॉल के वक्त आपका एक्सेलरेशन चालू रहेगा. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन इज पॉसिबल इवन ड्यूरिंग फ्री फॉल. ओके, और वो क्यों होता है वो भी देखेंगे. क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो उसके डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होता है. मैग्नीट्यूड चेंज, एक्सेलरेशन चेंज, वेलोसिटी चेंज. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. चलिए अभी डेरिवेशन देखते हैं. कंसिडर द ऑब्जेक्ट विथ मास m इज अंडर फ्री फॉल. मान लो ऊपर से नीचे एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उसका मास कितना है, m है, एंड मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M. और जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्यों लिया कि डिस्टेंस एंड रेडियस आपका इक्वल है. द रीजन इज बिकॉज द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सर्फेस. तो हम लोग सेंटर से गिन रहे हैं उसको, ऐसा है. तो ये पॉइंट होने का वजह से हम लोग डिस्टेंस कितना रहेगा, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल. आप रेडियस ले लो, आंसर बन जाता है. नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो ओके, तो मान लो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है
और आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट्स से फाइंड आउट करना है इसका. नाउ दिस इज मीटर पर सेकंड, लेट्स से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन हो गया. तो अब एक्सेलरेशन में कैसा रहता है, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग, उसका डेरिवेशन इज क्वाइट सिंपल, बट आपको फिगर्स वगैरह मतलब लाइक यू नो यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड्स एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू एक्सप्लेन. अब जैसे कि ये बच्चे का मास हम लोग m पकड़ लेते हैं. अगर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट, वो कैसे निकालेंगे? फोर्स दैट इज वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट? तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया ये वाला, बट अपना एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से, तो a विल बी g इन दिस केस. ओके ठीक है, तो हमारा और एक बन गया, फोर्स इज इक्वल टू mg, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके ये हो गया हमारा फॉर्मूला, राइट? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब फोर्स कैसे निकालेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर? मान लो अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M है, और जो स्मॉल मास है, ठीक है, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M, और जो स्मॉल मास है मतलब जो ऑब्जेक्ट को दिया गया है वो क्या है, तो वो आपका स्मॉल m है. ओके, सो इफ आई पुट द वैल्यूज इट विल बी कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाय योर r स्क्वायर. वाई आर स्क्वायर, वाई नॉट d स्क्वायर? क्योंकि d को हमने क्या बोल के असाइन किया, r बोल के असाइन किया. रेडियस ऑफ द अर्थ, नाउ रेडियस ऑफ द अर्थ टेक्निकली उनको कैपिटल में बताना चाहिए, तो कैपिटल में लिख देते हैं. ओके, सो GM बाय आर स्क्वायर. अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्योंकि फोर्स एंड फोर्स इज सेम. सो मास इंटू G इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, तो आपका mm तो कट गया, अब G बचा है, सो दैट इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर. ओके, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बहुत ही सिंपल है. कैसे निकालेंगे? पहले किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग उसका ये निकाल देंगे, फोर्स निकाल देंगे. अब वो कैसे करना? फॉर दैट फॉर्मूला इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G. अब फोर्स का दूसरा फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में है, दैट इज G m1 m2 बाय आर स्क्वायर. एंड उसकी वजह से आपका अगर इक्वेट कर दिए तो कौन कटेगा, मास कटेगा. ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम लोग वो m कट कर रहे हैं और f के इक्वल कर रहे हैं, सो दैट विल बी कैपिटल G m2 बाय आर स्क्वायर. ओके, सो दैट इज योर आंसर. आर स्क्वायर मतलब यू कैन टेक कैपिटल R. ओके, और ये m1 m2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या वैसे? नहीं, राइट? ओके, सो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप ये प्रॉब्लम करो तो आपके स्टेप बहुत ही ज़्यादा क्लियर चाहिए. पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? और आपका जो एक्चुअल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसे निकालेंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर. अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या होगा, m इंटू G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर. ओके, तो m कट आपका, तो क्या बचेगा फिर, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर. अब इसमें मास ही नहीं है, इसमें मास ही नहीं है. सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है वो. नाउ वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G देखते हैं. वैल्यू ऑफ G इज लेट्स से वेरी सिंपल. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ G को कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब वैल्यू ऑफ G का फॉर्मूला क्या है, दैट इज G इंटू M डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अब G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. देन हमारे पास M है, M क्या है, मास ऑफ अर्थ, M इज व्हाट, मास ऑफ अर्थ. और R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना. ओके, तो आप उसको डाल सकते हैं, यहाँ पर दिया गया देखो, रेडियस इज गिवन, G इज गिवन, मास इज ऑल्सो गिवन ऑफ द अर्थ. सभी वैल्यूज डालो इसके अंदर और आपका आंसर जो भी आएगा दैट विल बी योर G वैल्यू. वो कितना है, 9.8.
तो वंस यू कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर एज 9.8 एंड यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, सो वैल्यू ऑफ जी अभी देखेंगे तो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह कैसा बदलता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ का जो हमारा स्फीयर है वो कैसा है, परफेक्ट नहीं है। अब यहां पर इस फिगर को देखो, अब यहां पर कैसा है, जो आपकी रेडियस है इक्वेटर के ऊपर वो काफी बड़ी है एज कंपेयर टू पोल। ओके, सो रेडियस at pole is much lesser than radius at equator. ओके, रेडियस किसका बड़ा है फिर, इक्वेटर का। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है कि जो आपका फॉर्मूला है जी का वो कुछ ऐसा है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब लेट्स से पॉइंट ये है कि अगर आपका आर बढ़ेगा तो आपका जी कम होगा। ओके, किसका बड़ा हुआ है, इक्वेटर का, मतलब उसका जी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स जी ऑफ पोल इज मच ग्रेटर देन जी ऑफ इक्वेटर। ओके, तो पोल की तरफ काफी ज्यादा सपोज ये है जी का वैल्यू है, बड़ा है, एंड जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर उसकी वैल्यू काफी छोटी है। Now acceleration due to gravity क्या रहता है, मतलब like you know how it changes. So as radius is more than let's say more at ये equator as compared to the pole as such, as radius at equator is more as compared to the radius at pole, hence g is inversely proportional to r, and hence acceleration due to gravity is more at poles and less gravity at let's say ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहाँ ज़्यादा होता है, ग्रेविटी इज मोर एट पोल, सही है, ग्रेविटी इज मोर एट पोल एंड लेस इज ग्रेविटी इज एट द इक्वेटर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वेटर आना चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स जी ई इज लेस देन जी पी। चलिए, अभी हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड दैट वुड बी मॉडिफाइड फॉर्म फॉर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसका मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे हम लोग। सो देयर आर 3 इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, 3 फॉर्मूलेज मोशन के, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। इसमें कैसा है ना, आपको सिर्फ 2 वैल्यू चेंज करनी है। कौन सी, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डालना है आपको, और आपको ये जो s है वो हाइट लेना पड़ेगा। क्यों, देखो ये तो तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन की जगह पे जी डाल रहे हैं, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। सम ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एस इज इक्वल टू एच डालें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट। तो आप खाली रिप्लेस कर दो, आपको क्या करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है। इन प्लेस ऑफ ए यू पुट जी। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर देखो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह पे क्या डाला है, एच डाला है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, तो उसकी जगह पे क्या लिखा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एच। ओके, तो ये लिखा है एक्स्ट्रा। तो हमको इस तरह से मॉडिफाई करना है, मतलब आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे तो आपको क्या चेंज करना है, ए इज इक्वल टू जी पुट कर लो एंड एस इज इक्वल टू एच पुट कर लो, दैट्स इट। चलिए, सो मॉडिफाइड फॉर्म्स वी ऑलरेडी सीन, कैसा है क्या है। अब कैसा रहता है कि मान लो आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, कहाँ, सपोज एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका अप है, तो लेकिन उसके ऊपर जो ये है क्या बोलते हैं, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, राइट। ओके, तो ग्रेविटी तो नीचे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। इन सच केसेस जी का वैल्यू क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव। जी का वैल्यू क्या लेना पड़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नेगेटिव लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और आपका फोर्स नीचे है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसके ऊपर जो ये वैल्यू है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी नीचे ही है, तो जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके,
वाई द जी वैल्यू वुड बी पॉजिटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है और नीचे ही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत काम में आएगा। चलिए, सो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू बी निगेटिव, एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपका जी कैसा लेना पड़ेगा आपको? पॉजिटिव। चलिए, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी देखते हैं, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ओके, सबसे पहला जो डिफरेंस है बिटवीन द टू इज समथिंग लाइक दिस। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन की जो ग्रेविटी की वजह से होता है, इट्स एक्सेलरेशन बेसिकली, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? It's a constant value, the force of attraction between any two objects of unit masses separated by unit distance in the universe is known as universal gravitational constant. तो ये देखते हैं यूनिट मासेस एंड यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। देखो, मान लो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटल जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब अगर मैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg पकड़ लूँ और आपका जो डिस्टेंस है उसको मैं 1 मीटर पकड़ लूँ, तो आंसर क्या आएगा फिर? F इज इक्वल टू जी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू जी, मतलब F इज इक्वल टू जी है एक्चुअली। मतलब आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज बेसिकली फोर्स फॉर यूनिट मासेस। यूनिट मासेस का मतलब क्या होता है? 1 किलो के मासेस या फिर 1 ग्राम के मासेस बाय यूनिट डिस्टेंस। हो गया, दैट्स इट। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल जी से। और ये जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग कैपिटल जी से बताते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है क्या प्लेस टू प्लेस? यस इट डज। पोल इक्वेटर पे चेंज होता है, और आपको ये भी पता है कि जो जी का वैल्यू है वो कहाँ ज़्यादा है? पोल पे एज कंपेयर टू इक्वेटर। क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ की कम है। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपकी इसकी वैल्यू चेंज होती है क्या? कैपिटल जी की। वो यूनिवर्स में कहीं पर भी चेंज नहीं होती। आप मून पे जाओ, अर्थ पे जाओ, मार्स पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, कोई भी प्लैनेट के ऊपर जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखें, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मास की बात करते हैं। नाउ मास जो ये है, ये पहले कितवा टॉपिक है पहले देख लेते हैं। देखो, हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए, राइट? अभी जो हमारे बचे हुए टॉपिक है हम लोग कहाँ पे देखेंगे? ये लास्ट वाला एक हमारा टॉपिक है मास एंड वेट, ये हम लोग अभी कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फाइन, लेट अस जस्ट सी कितना बाकी है, एंड अगर हम लोग से हो पाता है अभी तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल के इसमें देखेंगे। नहीं, कल के इसमें देखते हैं इसको नेक्स्ट सेशन में। फाइन, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी पढ़ते रहो, इसको रिवाइज करो इस लेसन को। नाउ बिफोर वी एंड, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, इतना कर दो। बाकी हम लोग अभी अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।